कि हमें क्वांटम फिजिक्स की नीड क्यों पड़ी, और कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमने जाना था कि जिन्होंने एक डाउट क्रिएट किया। तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज में ये एक और एक्सपेरिमेंट है, हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये जो डिस्कशन हो रहा था कि जो हीट कैपेसिटीज हैं सॉलिड्स की, वो किस तरह से टेम्परेचर के साथ वेराई करती हैं या नहीं करती। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉज डिराइव किए, जिनके आधार पर हमें अलग अलग तरह की बातें पता चली। तो इसमें 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। तो पहले तो जो 2 लोग थे वो एक साथ आता है। तो एक थे ड्यूलॉन्ग पेटिट, इनका नाम एक साथ आता है, और दूसरे थे काफी जाने माने साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका ये अलग से है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ, ये अलग। तो ड्यूलॉन्ग और पेटिट 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने कुछ एजम्पशन करके इन्होंने सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला डेराइव किया, और उस फॉर्मूला के बेसिस पर इन्होंने बताया कि हीट कैपेसिटी इस तरह से होती है। तो आइए जानते हैं उस फॉर्मूले के बारे में कि वो फॉर्मूला क्या था, और उसने हमें किस तरह से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी हीट कैपेसिटीज और सॉलिड के बारे में। और बेसिकली यहाँ हम जो हीट कैपेसिटी के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हीट कैपेसिटी होती क्या है। ठीक है ना, हीट कैपेसिटी भाई, कैपेसिटी का मतलब तो क्षमता होता है, क्षमता। ठीक है ना, कि क्षमता कितनी है आप में। तो हीट कैपेसिटी का मतलब है कि हम उसे कितनी हीट दें एक तरह से। ठीक है, तो इसे जो मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, उस तरह से डिफाइन करते हैं। कैपेसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि आपने किसी 1 किलोग्राम मटेरियल को आपने कितनी हीट दी, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय उसका टेम्परेचर, उसमें कितना टेम्परेचर बढ़ा। तो इसे इस तरह से लिखते हैं, इसे आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं। बेसिकली सी दिया जाता है, तो dq ओवर बाय dt। ठीक है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय चेंज इन सॉरी हीट गिवन डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो ये होता है हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। अब यदि हम चेंज इन टेम्परेचर को स्पेसिफिकली 1 ले लें, यानी कि हमें उस मटेरियल का टेम्परेचर केवल 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है, तो ये जो हीट कैपेसिटी हो जाती है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ठीक है, तो इस तरह से होती है। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते समय हम जो टेम्परेचर डिफरेंस रखते हैं वो केवल 1 डिग्री सेल्सियस का ही रखते हैं। ओके, तो ये होता है। तो आइए कुछ करके देखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं, थोड़ा इसकी फील लेने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से इसे निकाल सकते हैं। हम किसी की हीट कैपेसिटी का किस तरह से एस्टिमेशन कर सकते हैं, एक रफ किस तरह से हम कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो ये मेरे पास एक स्टील की बॉल है, इसे आप लोहे की मान सकते हैं, कोई लोहा मिक्स होता है इसमें। तो इसे मैं हीट करता हूँ, और इसके लिए एक लोहे की कील इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे कि इसे आप घुमाते रहें बार बार। तो सपोज कीजिए कि इसकी आपने हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर ली इस बॉल के लिए। तो क्योंकि ये बॉल तो 1 किलोग्राम की लग नहीं रही, तो उसका सबसे पहले हम वेट करते हैं कि ये जो बॉल है ये कितने ग्राम की है। ठीक है, तो सब चलिए करते हैं इसको। तो उसको करने के लिए हम एक ये लेंगे, यहाँ पे हम इसे लगाएंगे और इसको बॉल को इसके अंदर डालेंगे। तो आप देखिएगा इसकी रीडिंग देखिएगा। तो ये 20 ग्राम शो कर रहा है, यानी कि जो बॉल का वेट है वो 20 ग्राम से है। तो अब आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। यदि आपको इस बॉल की हीट कैपेसिटी पता चल जाए
यानी कि 1 किलोग्राम, यानी कि सॉरी, इस बॉल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए टेम्परेचर हमने जो भी हीट दी इसे, यदि आपको वो पता चल जाए तो आप इस मटेरियल जिससे बॉल बनी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि 20 ग्राम की बॉल को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इतनी हीट देनी पड़ी। तो यानी कि 1000 ग्राम का करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, ये आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। थोड़ा उसके अलावा और बहुत सारे इसमें स्टेप्स हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। देखा कि हम किस तरह से एक रफली हम एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी सॉलिड की हीट कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन ये जो काम किया जाता है सब ये कैलोरीमीटर में किया जाता है। कैलोरीमीटर एक डिवाइस होती है जो इंसुलेटेड होती है, ठीक है, उसमें किया जाता है। उसमें पानी भरा होता है, पानी का टेम्परेचर, फिर हम सॉलिड को गर्म करके उसमें डालते हैं तो पानी के टेम्परेचर में कितना चेंज आता है वगैरह वगैरह। ये सब एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस हैं, लेकिन इजीली की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं की जा सकती, आप इजीली करके पता कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा लॉ दिया गया था ड्यूलॉन्ग-पेटिट द्वारा जिसने हीट कैपेसिटी को समझने में हमारी मदद की। तो एक लॉ दिया गया था हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड के लिए, एटॉमिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो एटॉमिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। एटॉमिक हीट कैपेसिटी होती है हीट कैपेसिटी पर ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। यानी कि आप ग्राम एटॉमिक वेट लें सॉलिड का, तो पर ग्राम एटॉमिक वेट जो हीट कैपेसिटी, यदि आप हीट कैपेसिटी को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दें तो हीट कैपेसिटी, तो वो एटॉमिक हीट कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं कि 1 किलोग्राम एटम को हीट करने के लिए, यानी कि उनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी को हीट देनी पड़े उसे एटॉमिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन अलग अलग तरह की डेफिनेशंस होती हैं इसकी, तो एक कोई जनरल डेफिनेशन पकड़ना सही नहीं है। तो इसमें काफी सारे एजम्पशंस लिए थे उन्होंने, ड्यूलॉन्ग-पेटिट ने जब इस एक लॉ डिराइव किया था। उन्होंने कहा था कि जो हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सॉलिड की किसी भी टेम्परेचर पर, वो कांस्टेंट होती है और बराबर होती है 3 टाइम्स आर के। आर इज द गैस कांस्टेंट, जो जिसकी वैल्यू होती है कुछ इसमें अलग अलग तरीके की वैल्यूज होती हैं। बेसिकली इसे आप कैलोरी में ले सकते हैं, कैलोरी, ठीक है, तो उसमें आ जाता है। तो उन्होंने बताया कि हीट कैपेसिटीज होती है सॉलिड्स की, वो ये होती है 3R, ठीक है, और ये कांस्टेंट होती है किसी भी टेम्परेचर पर। इसको डिराइव करने के लिए उन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए थे। तो पहला एजम्पशन ये था कि मान लीजिए कि मैंने एटम का मॉडल बनाया जो कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाला, और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अभी इस समय ये जो एटम है बॉल, ये समय ओरिजिन पर है। अब उन्होंने एजम्पशन ये दिया था कि जो एटम है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर सकता है। वाइब्रेट मतलब कंपन कर सकता है, और इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान वो किसी दूसरे एटम से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाली, और ये जेड एक्सिस है। तो मैं एक्स एक्सिस के अबाउट से वाइब्रेशन करा सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये एटम इस एक्स एक्सिस के अबाउट वाइब्रेशन कर सकता है क्योंकि ये इसकी 3 एक्सिस हैं, तो 3 डिग्री इसकी और फ्रीडम हुई, तो तीनों के अबाउट, इसके अबाउट, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस के अबाउट वाइब्रेशन कर रहा है, और ये वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कहीं भी वाइब्रेट करेगा, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, क्योंकि आपको पता होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन के अबाउट होती है, ठीक है। तो 1, 2 और 3, ये 3 तरह से ये वाइब्रेट कर सकता है। तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुई 3। ठीक है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था ड्यूलॉन्ग-पेटिट ने कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें जो एनर्जी होती है वो KT के इक्वल होती है, K टाइम्स T,
नहीं कि इसके अब ये के क्या है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है ना। लुडविग बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर पढ़ा था। तो हम यदि लिखें टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, अभी हम केवल एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, या आप मान सकते हैं केवल हम एक एटम की बात कर रहे हैं, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी 3 टाइम्स kT। ओके, अब क्योंकि एक एटम तो होगा नहीं सॉलिड में, n एटम्स होंगे, तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सॉलिड क्या होगी n टाइम्स 3 kT, है ना। इस टेम्परेचर पे, किसी T टेम्परेचर पर, है ना, किसी T टेम्परेचर पर टोटल एनर्जी सॉलिड की ये होगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पर जो एटम्स हैं वाइब्रेट करते रहते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया था। अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसे CV लिखा जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था। ये जो CV होता है इसका फॉर्मूला होता है, इसे मैथमेटिकली DE/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इस तरह से लिखते हैं, इस चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट इन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे D की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी N3 kT डिवाइडेड बाय dt और V। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, हम बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, वेरिएबल मानेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 3NK, ठीक है। और बस, ठीक है। अब आपको पता होगा n टाइम्स k जो होता है वो r के बराबर होता है, क्योंकि k जो होता है वो, ये जो k होता है k वो r डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स होता है। तो CV क्या हो जाएगा 3r, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एनी सॉलिड इज इंडिपेंडेंट ऑफ हीट और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, यानी किसी भी टेम्परेचर पर भले ही लोअर टेम्परेचर हो तब भी आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा हुआ नहीं वास्तव में, ठीक है ना, दिक्कत आई तो मतलब ऐसा हुआ नहीं। जो लोअर टेम्परेचर पे यदि हम सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी देखें तो वो हमें अलग मिली, मतलब कि काफी कम मिली, बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। तो ये तो उन्होंने सोचा नहीं था, और इसी वजह से ये जो लॉ था ये हायर टेम्परेचर पर सही था, ठीक है ना। ये जो लॉ है इसे मैं लिख देता हूं, वैलिड एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पर वैलिड है, केवल लोअर टेम्परेचर पर ये लॉ फेल हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ इसके लिए मॉडिफिकेशन किया, उसके बारे में हम जानते हैं। अब क्योंकि ये एस्टेब्लिश हो चुका था कि ये जो लॉ था CV = 3 टाइम्स r, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था और लोअर टेम्परेचर पे फेल हो रहा था लॉ। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक ट्रिक किया, उन्होंने किया कि अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एटम्स हैं, ये बॉल है और ये साइकिल की तान है, तो ये जो एटम है ये वाइब्रेट करता है मीन पोजीशन के अबाउट, और ये जो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन है ये कुछ भी हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, और कोई लिमिट ना होने की वजह से इसमें कोई किसी तरह का कोई बाउंड नहीं है। लेकिन अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि जो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन है ये कुछ भी ना होगी, यानी कि कॉन्टिन्यूस ना होगी, डिस्क्रीट है, और जो एटॉमिक ऑक्सीडेटर्स हैं उनकी एनर्जी हो सकती है उनकी एनर्जी हो सकती है hν, 2hν, 3hν, जहाँ न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। तो उन्होंने ये बताया, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हो सकती, ऐसे कुछ भी आप ले लोगे कि 1.5hν, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी ही होगी, ठीक है। यानी कि एनर्जी जो होगी वो क्वांटाइज। ओके, तो उन्होंने बताया कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, द वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ एटम्स इज क्वांटाइज्ड। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, एटम वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, मैं नहीं कह रहा नहीं करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी जो है वो कुछ भी ना होगी, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो टोटल एनर्जी है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, वो सारे एटॉमिक ऑक्सीडेटर्स का सम है, ठीक है। तो जैसे
एटॉमिक ऑक्सीडेटर्स हैं, मान लीजिए N0, N1, N2, N3, ठीक है ना। और इसमें से N1 ऐसे एटॉमिक ऑक्सीडेटर्स हैं जिनकी एनर्जी 2h न्यू है, N0 ऐसे एटॉमिक ऑक्सीडेटर्स हैं जिनकी एनर्जी h न्यू है, इनकी 3h न्यू है। तो उसके करस्पॉन्डिंग मतलब एक तरह का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया कि इतने मॉलिक्यूल्स इनकी एनर्जी ये, इतने मॉलिक्यूल्स इनकी एनर्जी ये, सॉरी एटम से मॉलिक्यूल्स कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इसे पार्टीशन लॉ कहते हैं। पार्टीशन फंक्शन निकल के आता है इस तरह से, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में होता है सर। खैर तो उन्होंने ये किया और करके इन्होंने ये लॉ निकाला, ठीक है। इसे कहते हैं आइंस्टीन्स लॉ ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। तो उन्होंने काफी बड़ा सा दिखने वाला लॉ निकाला। यहाँ ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एच प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए इससे रिजल्ट क्या निकला। अब इससे हम पहुंचते हैं जब हायर टेम्परेचर की हम बात करते हैं। तो जब हायर टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये वाला टर्म काफी बड़ा होगा और ये वाला चीज काफी छोटी हो जाएगी। तो ये वाली चीज काफी छोटी हो जाएगी, इसका मतलब ये पूरा 1 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ऐसे कोई x/y है और यदि y इंफिनिटी को टेंड करता है तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है z इक्वल टू दिस, तो z जो है वो 0 को टेंड करता है, ठीक है ना। तो जैसे संख्या बढ़ेगी नीचे जो पूरी संख्या छोटी होती चली जाएगी। तो ये टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पर ये पूरा टर्म काफी छोटा हो जाता है और ये जो पूरा ब्रैकेट है 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ सेम ये ऐसा ही होता है और ये वाला जो टर्म है ये भी वैनिश हो जाता है। तो बचता क्या है केवल Cv इक्वल टू 3R। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी काफी कम होता चला जाता है, तो केवल इतना बचता है। अब ये हायर टेम्परेचर के लिए है और ये जो हायर टेम्परेचर वाली बात है ये ड्यूलॉन्ग-पेटिट के लॉ से मैच कर रही है। तो इस तरह से इन्होंने हायर टेम्परेचर वाली लॉ तो मैच करा दी। लेकिन यदि टेम्परेचर काफी कम है, लोअर टेम्परेचर, काफी कम टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इस लॉ से दी जाएगी, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर पर जो आइंस्टीन का लॉ है वो सेम है ड्यूलॉन्ग-पेटिट के लॉ के। लेकिन यदि हम बात करें कि डिफरेंस क्या है इन दोनों की अप्रोच में, तो ये डिफरेंस था कि उन्होंने जो ड्यूलॉन्ग-पेटिट थे उन्होंने एनर्जी पर किस तरह का कोई बाउंड नहीं लगाया, किस तरह का कोई क्वांटाइजेशन नहीं लगाया। लेकिन जो आइंस्टीन थे उन्होंने कहा कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बाकी की एनालिसिस की। तो अभी तक के लिए इतना ही, ये पहला पोर्शन खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे क्वांटम फिजिक्स की मैथमेटिक्स, ठीक है ना। और उसके फिर आगे जाएंगे हम और फिर धीरे धीरे चैप्टर समाप्ति की ओर बढ़ता चला जाएगा।